ओके, चलिए शुरुआत करते हैं एसी करंट क्लास 12 तीसरा लेक्चर। पहले दो लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई एसी वोल्टेज टू अ रेजिस्टर, फिर हमने देखा था व्हाट हैपन व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अब बात करेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। राइट, कैपेसिटर के बारे में आप सेकेंड चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। राइट, तो लेट्स टेक अ कैपेसिटर C, right, and let's apply AC voltage V equal to Vm sin omega t to this capacitor. राइट, अब आप सिंपल सा एक बात ध्यान रखो, कैपेसिटर मतलब दो मेटल के प्लेट होंगे एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। राइट, ओके, इनिशियली कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज। कैपेसिटर इनिशियली क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर कोई चार्ज स्टोर होता नहीं है। अगर ये डीसी सोर्स हुआ, सपोज ये डीसी सोर्स हुआ, देन व्हाट विल हैपन, डीसी सोर्स अगर हुआ तो इसमें से जो भी आपका वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज क्या करेगा, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता जाएगा। चार्ज जो है वो कैपेसिटर में स्टोर होता जाएगा। राइट, और धीरे धीरे कैपेसिटर का अपना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनता जाएगा और वो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वो डीसी वोल्टेज को अपोज करेगा। और जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा उसके बाद कोई भी करंट का फ्लो होने देगा नहीं। दैट इज इन द केस ऑफ डीसी। राइट, तो डीसी के अंदर कैपेसिटर क्या करेगा, करंट को प्रिवेंट करेगा, रोक देगा करंट को। वंस इट विल चार्ज इट विल स्टॉप द करंट, फिर वो करंट को आने नहीं देगा। तो पहले हम वही लिखेंगे कि इन डीसी सप्लाई कैपेसिटर व्हेन कंप्लीटली चार्ज्ड, कैपेसिटर व्हेन completely charged will not allow any flow of current, will not allow any flow of the current. right, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद करंट का कोई फ्लो वो अलाउ करने वाला नहीं है। ठीक है, बट और यू कैन से इन डीसी सर्किट कैपेसिटर प्रिवेंट, कैपेसिटर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फ्लो ऑफ करंट को। राइट, जब तक वो चार्ज होता रहेगा तब तक करंट फ्लो होने देगा। जैसे ही कैपेसिटर खुद चार्ज हो जाएगा फिर करंट को बंद कर देगा वो। राइट, वो करंट को आगे जाने ही नहीं देगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई जब आप कैपेसिटर को लगाओगे तो एसी सप्लाई वोल्टेज जो है वो तो डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, प्लस माइनस। तो साथ में जो कैपेसिटर है वो भी अल्टरनेटिवली चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। राइट, और जब ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो इस फिनोमिना की वजह से आप एसी करंट को रेगुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एसी करंट को आप रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हो बाय द कैपेसिटर। राइट, सो इन एसी सप्लाई कैपेसिटर कीप ऑन चार्जिंग and discharging. Okay, and here in AC circuit कैपेसिटर रेगुलेट कर सकता है करंट को, एकदम रोक नहीं देगा। कैपेसिटर रेगुलेट और कंट्रोल द करंट। राइट, तो हमें इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक सी कैपेसिटर को एसी वोल्टेज के साथ जोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ कैपेसिटर C इज कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई वोल्टेज। चलो भाई, एसी सप्लाई वोल्टेज है आपका V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना चालू करेगा तो उसका भी वोल्टेज डेवलप होगा। मान लो कैपेसिटर का जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो है Vc। कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से, दैट इज Vc। आप किरचॉफ सिंपल लॉ अप्लाई करो, किरचॉफ लॉ के हिसाब से आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज दैट शुड बी इक्वल टू दिस Vc। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई वोल्टेज V शुड बी इक्वल टू दी Vc। चलिए बच्चों, अप्लाई वोल्टेज V है आपका Vm साइन ओमेगा टी। अब कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है, तो कैपेसिटर के अंदर मोमेंटरीली चार्ज अगर Q है, आप जिस टाइम पे बात कर रहे हो, अगर उस टाइम पे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में चार्ज Q जितना है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है Q बाई C।
सेकेंड चैप्टर का फॉर्मूला, राइट। क्यू क्या है बच्चों? क्यू इज चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट टाइम टी। Q इज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट टाइम टी। वो वेरी होता रहेगा टाइम के साथ। एट सम पर्टिकुलर टाइम वो चार्ज Q जितना है तो वोल्टेज कितना होगा? कैपेसिटर के प्लेट के बीच में वोल्टेज होता है Q/C जितना, राइट। चलिए अब मुझे यहाँ से करंट लाना है, मुझे करंट का फॉर्मूला लाना होता है और मुझे ये चेक करना होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे कि करंट I होता है आपका dQ/dt। करंट क्या होता है भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ से आप ये Q लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ I dt। आप Q क्या लिख सकते हो भाई? Q आप लिख सकते हो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ द I dt, या तो फिर हम इसी को यूज़ करते हैं I इक्वल टू dQ/dt को। यहाँ से आपका Q आ गया, इसको ऊपर ले लो VMC साइन ओमेगा टी। और आपको जो करंट चाहिए सर्किट के अंदर, तो यू कैन राइट AC करंट I इज इक्वल टू, चलिए करंट क्या होता है भाई? dQ/dt, दैट इज d/dt ऑफ Q। Q का फॉर्मूला ये रहा आपका, Q इज इक्वल टू VMC साइन ओमेगा टी। चलिए सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे, VM एज इट इज, C एज इट इज, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू एंड कैपेसिटेंस चेंज नहीं होने वाला है। चलिए साइन का डेरिवेशन होता है बच्चों cos ओमेगा टी, साइन का डेरिवेशन होता है cos ओमेगा टी, और वापस ओमेगा टी का डेरिवेशन हो जाएगा ओमेगा, जो आपको ऐसे आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओमेगा टी का डेरिवेशन क्या होगा बच्चों? ओमेगा होगा, राइट। अब समझना बहुत ही ध्यान से। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। सेटिंग ये करेंगे कि I इज इक्वल टू VM, ये जो ओमेगा इंटू सी आया ना, उसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/ओमेगा C। किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, अलाउड ही नहीं है एतराज़ कोई भी, बिकॉज जो ओमेगा C है वापस वो ऊपर ही आ जाएगा जो जहाँ पर है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज मैं इस फॉर्मूला को ओम लॉ के साथ सेट करना चाहता हूँ। I इक्वल टू V बाई सम रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू V बाई सम रेजिस्टेंस। जिस तरह से इंडक्टर ने अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया था ना, इस तरह से कैपेसिटर भी अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस देता है। बात करेंगे उसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे ये आपका जो करंट है ना, वो कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है, और मेरा जो वोल्टेज था ना वो वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन। तो अगर मुझे कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 90, ठीक है ना, बिकॉज साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 90 ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप चेक करो, आपको प्लस ओमेगा टी चाहिए कि माइनस ओमेगा टी चाहिए? आपको खाली कॉस ओमेगा टी चाहिए प्लस में, राइट। तो मुझे यहाँ पे ओमेगा टी में प्लस π/2 करना पड़ेगा, बिकॉज π/2 प्लस ओमेगा टी जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे समझो? ये होता है आपका π/2, उसमें आप ओमेगा टी ऐड करो तो आपका एंगल हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ हो गया आपका एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऐसे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसे आप लिख सकते हो बच्चों कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, तो मैंने यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये मेरा बन चुका है बच्चों करंट का फॉर्मूला जो मुझे चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द करंट इन सर्किट। ये होगा करंट का सर्किट के अंदर का फॉर्मूला। अब समझो को बहुत ध्यान से। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, IM। इसको हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। और ये जो टर्म है ना 1/ओमेगा C, ये टर्म है जो कैपेसिटेंस अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। ये कैपेसिटेंस जो है या जो कैपेसिटर है वो कितना फ्लो को अपोज करेगा, राइट। दैट इज दिस 1/ओमेगा C, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं उसे हम? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस तरह इंडक्टर में था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस तरह से कैपेसिटर में आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे XC, इसको हम लिखते हैं XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दैट इज 1/ओमेगा C। क्या है बच्चा लोग? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपका 1/ओमेगा C जो है उसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक और बात, करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन देखो। वोल्टेज का एंगल था ओमेगा टी साइन के साथ, और करंट का एंगल है ओमेगा टी प्लस π/2। मतलब करंट का एंगल ज़्यादा है, मतलब करंट फेस में 90 जितना आगे है। इंडक्टर में करंट फेस में 90 जितना पीछे था, बिकॉज इंडक्टर में यहाँ पे माइनस था π/2।
कैपेसिटर में करंट जो है वो π/2 जितना फेस में आगे है, राइट मतलब यहाँ पे करंट जो है वो पहले मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद वोल्टेज मैक्सिमम होगा। करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट यहाँ पे लीड कर रहा है बाय द फेस एंगल ऑफ π/2, बिकॉज करंट के एंगल में ωt प्लस π/2 आया है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो करंट है वो लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 फेस, और अगर टाइम की बात करो तो T/4 जितना टाइम पीरियड और T/4 टाइम, राइट। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर का केस होगा तो करंट क्या करता है बच्चा लोग, लीड करता है। इंडक्टर वाले में करंट बेचारा पीछू पीछू चल रहा था, कैपेसिटर वाले में करंट जो है ना वो फेस में π/2 जितना आगे होगा, राइट मतलब पहले करंट मैक्सिमम होगा फिर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, राइट पहले करंट जीरो होगा फिर वोल्टेज जीरो होगा, मतलब यहाँ पे करंट आगे आगे चलेगा, वोल्टेज इसको पीछे पीछे फॉलो करेगा। इंडक्टर में उल्टा था, वोल्टेज आगे आगे चल रहा था, करंट पीछे पीछे लीड कर रहा था, ठीक है, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि व्हेन द कैपेसिटर इज अप्लाइड टू द एसी वोल्टेज, कैपेसिटर क्या करता है, एसी करंट को रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम करता है। डीसी वोल्टेज अगर होगा तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो जाएगा वो सप्लाई वोल्टेज बंद कर देगा, वो फिर करंट को आने देने वाला नहीं है वंस इट इज सेटल्ड, राइट। बट एसी में ऐसा नहीं होगा, एसी में क्या करेगा, आपका वोल्टेज जो है वो वेरी होता रहेगा, राइट। तो कैपेसिटर भी जो है वो साथ में चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा और वो करंट को अपोज या रेगुलेट करेगा, कंप्लीटली रोक नहीं देगा, राइट। चलिए फिर हमने क्या किया, कैपेसिटर के साथ एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो एसी वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप, और यू कैन से दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर VC, सो यू कैन से V इक्वल टू VC, राइट। चलिए V की जगह लिखो आपका AC वोल्टेज Vm साइन ωt। नाउ एट सम मोमेंट अगर कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर Q जितना चार्ज है तो आपका VC कितना होता है, Q/C, C को ऊपर ले लो, आपको चाहिए करंट, Q आपके पास आ चुका है, Q को करो डिफरेंशिएट, आपको मिलेगा करंट। यहाँ से आपको ये जो टर्म मिलेगा 1/ωc, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है सर्किट के अंदर कैपेसिटर फ्लो को कितना अपोज करेगा, सर्किट के अंदर कैपेसिटर फ्लो को कितना अपोज करेगा, फ्लो को कितना रोकेगा, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ से आप देखोगे तो आपका साइन आएगा ωt प्लस π/2, मतलब यहाँ पे करंट वोल्टेज के कंपेयर में π/2 जितना आगे है, या टाइम की बात करो तो T/4 जितना करंट आगे चल रहा है, करंट इज लीडिंग हियर, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा और इसमें पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी हमें डिस्कशन करना है। और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं कैपेसिटर से जुड़े हुए, वो गिनेंगे, पहले कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम, और इसमें करंट और वोल्टेज किस तरह से आपको दिखाना है। तो आपका वोल्टेज का फॉर्मूला ये आया था, V दे तो आपने ही लिया था, V इक्वल टू Vm साइन ωt, और आपका करंट का फॉर्मूला कुछ ये बना था, I इक्वल टू Vm/1 ओके लेट मी राइट इट एज Vm/XC साइन ωt प्लस π/2, ये आपका करंट का फॉर्मूला बना अभी। और ये जो XC है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज 1/ωc। याद रखना बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस दोनों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटेंस जितना बड़ा होगा ना उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा हो जाएगा, कैपेसिटेंस जितना छोटा होगा उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। चलिए मुझे तो ग्राफ प्लॉट करना था, लेट मी प्लॉट द ग्राफ। चलिए तो ये ले लेते हैं हम फेस, राइट ओके। चलिए सबसे पहले वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हैं। तो वोल्टेज आपका वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू साइन ωt, वोल्टेज इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू साइन ωt। साइन का कर्व आपका ऐसा बनता है, 0 से चालू होता है, दिस इज द कर्व ऑफ साइन, क्वाइट सिंपल, राइट। ये आपका 90 डिग्री होगा और टाइम के फॉर्म में लिखो तो T/4, राइट। ये होगा आपका पाई, टाइम के फॉर्म में लिखो तो T/2। ये वैल्यू जहाँ पे बॉटम टच कर रहा है दैट इज़ 3π/2, टाइम के फॉर्म में लिखो तो 3T/4। ये वैल्यू 2π, टाइम के फॉर्म में लिखो तो एक पूरा टाइम पीरियड। दिस इज हाउ द वोल्टेज इज वेरी। अब करंट कैसे वेरी हो रहा है पहले ये देखते हैं। तो करंट जो है आपको क्या करना है, करंट जो है वो फेस में आगे है, फेस में आगे है, इसका मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से समझना। वोल्टेज आपका T/4 पे मैक्सिमम हो रहा है ना,
तो करंट उससे t/4 जितना पहले से आगे चल रहा है, मतलब करंट इससे t/4 जितना पहले ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो t/4 से पहले t/4 टाइम, मतलब 0 टाइम के ऊपर ही आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। क्या हुआ बच्चों, करंट जो है वो पहले ही मैक्सिमम हो गया, देख लो 0 टाइम के ऊपर ही करंट मैक्सिमम हो गया, और वोल्टेज तो उसके बाद t/4 टाइम पे जाके मैक्सिमम हो रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है। अब जहाँ पे आपका वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे करंट 0 रहेगा, राइट। यहाँ पे ये 0 है, वहाँ पे आपका करंट मिनिमम रहेगा, राइट। जहाँ पे ये मिनिमम है वहाँ पे करंट वापस मैक्सिमम। तो आपको पैटर्न फॉलो कराना है साइन कर्व का, राइट। चलिए, जहाँ पे ये 0 वापस यहाँ पे करंट आपका होगा ऊपर मैक्सिमम में। तो आपका करंट कुछ इस तरह से चलेगा इसके अंदर, एक सेकंड ना, ये थोड़ा सा इतना ऊपर है ना पॉइंट। ओके, दिस इज हाउ योर करंट विल वेरी। आपका करंट जो है वो कुछ इस तरह से वेरी होगा। करंट जो है वो फेस में आगे है, कितना आगे है भाई, करंट फेस में π/2 जितना आगे है। दिस इज द करंट आई जो ग्रीन मार्कर से किया हुआ है, राइट। तो एज यू कैन सी हियर करंट इज लीडिंग। ये जो करंट का ग्राफ है वो क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है बाई π/2। चलिए, अगर इसका फेजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए फेजर के लिए बहुत सिंपल सा काम हम करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे फेजर डायग्राम के लिए। ओके, लेट्स टेक सम टाइम पर्टिकुलर। चलिए ये टाइम ले लेते हैं, तो इस टाइम के ऊपर वैल्यू निकालिए। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं हम, एक लाइन हम यहाँ से खींचेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए इस लाइन के ऊपर। दिस इज़ योर वोल्टेज। क्या है भाई, ये आपका AC वोल्टेज का फेजर है, एंड लेट्स से दिस इज मेकिंग एंगल ω/t, राइट। अब आपका करंट कहाँ लोगे, करंट जो है वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है मतलब करंट जो है वो 90 डिग्री जितना आगे होगा पहले से। तो इस लाइन के ऊपर आप करंट जो है वो 90 डिग्री आगे लोगे यहाँ पर। दिस इज योर करंट I एंड दिस एंगल इज 90। तो देख लो बच्चों, फेजर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि करंट जो है वो कहाँ पर है, 90 डिग्री जितना आगे है, राइट। ओके, चलो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपका इतना होगा, दिस इज Vm sin ωt, और करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपका इतना होगा, दिस इज Im sin ωt प्लस π/2। आप ना लिखोगे तो भी चलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर जस्ट प्रोजेक्शन, राइट। तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा वोल्टेज का, राइट। लिख देता हूँ, चलो ये हो गया वोल्टेज का प्रोजेक्शन, राइट। व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज Vm sin ωt, okay, and this is the current projection, and this value is Im sin ωt plus π/2, Im sin ωt plus π/2। I hope you can see all these things, okay। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखे, ठीक है। ओके, तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द कैपेसिटर। करंट जो है वो π/2 जितना आपको आगे चलाते जाना है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। आप ऐसा रट्टा पानी नहीं कर सकते हो, इसमें रट्टा मार लोगे तो आगे जाके जब कंबाइंड न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको तकलीफ होगी। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग ऑल दिस थिंग्स वेरी 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 डिटेल्ड, ओके। चलिए इसको कॉपी करिए, उसके बाद पावर, चलिए यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द पावर, व्हाट विल हैपन फॉर द पावर, right। तो we know that instantaneous power in a circuit, power P होता है आपका V into I। वोल्टेज वेरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू Vm sin ωt, एंड करंट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू Vm by Xc। दिस sin ωt plus π/2 यू कैन राइट एज cos ωt, लिख सकते हो ना, sin ωt plus π/2 दैट इज cos ωt। हमने cos ωt की जगह ये लिखा था करंट में, ठीक है। तो मैंने वापस यहाँ पे cos ωt डाल दिया, तो ये हो गया आपका Vm² by Xc sin ωt into cos ωt। दिस इज योर instantaneous power, that is power at some particular moment, at particular moment you will get this power, right। we want to find what is the average power over entire cycle, right। जब एक पूरा साइकिल खत्म होगा AC का तब एवरेज पावर कितना होगा, let's find it out। so we can write here average power over one time period, एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड दैट इज P एवरेज। ऐसे बार करेंगे दोनों तरफ,
चलिए इसका करेंगे एवरेज, वी एम स्क्वायर एक्स सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये कुछ भी नया नहीं है, आगे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। ऐसा करने से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज वी एम स्क्वायर बाई 2x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। अब आपको पता ही होगा बच्चों, वी एम स्क्वायर बाई 2x से एज इट इज रखो, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, साइन और कॉस इन दोनों का एक टाइम पीरियड के ऊपर का एवरेज वैल्यू कैसा होता है, 0 होता है। सो दिस एवरेज वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे भी आपका एवरेज पावर कैसा रहता है, 0 रहता है। इसका मतलब कैपेसिटर में से कोई भी पावर का लॉस किए बिना आप एसी करंट को पास करा सकते हो, राइट। जब कैपेसिटर में से एसी करंट पास होगा तो ओवरऑल कोई पावर का लॉस होता नहीं है। रेजिस्टेंस में पावर का लॉस हुआ था, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा। इंडक्टर में भी कोई पावर लॉस नहीं हुआ था, कैपेसिटर में भी कोई पावर लॉस होता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर को स्टोर करेगा। इन अ वेरी नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल वो पावर को वापस रिलीज करेगा। अगेन इन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अगेन इन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल वो पावर को रिलीज करेगा। तो नेट कोई पावर का लॉस होने वाला नहीं है, बिकॉज कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पावर को स्टोर डिस्चार्ज करता रहेगा। तो यहाँ पे भी जब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा और करंट जाएगा एसी, तो उसे भी कहेंगे हम वॉटलेस करंट, बिकॉज पावर कोई लॉस नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी जो करंट फ्लोइंग होगा, और यू कैन से एसी करंट कैन पास फ्रॉम capacitor without any loss of power, without any loss of power। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख दूंगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा उसे कहेंगे वॉटलेस करंट। क्या कहेंगे भाई, करंट को हम कहेंगे वॉटलेस। किसी भी पावर का लेस किए बिना आप करंट फ्लो करवा सकते हो। चलिए अब आपको डेफिनेटली ऐसी इच्छा होगी कि समझना होगा आपको कि किस तरह से कैपेसिटर पावर को स्टोर कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। करेंगे डेफिनेटली, इतना पहले लिख लीजिए। उसके बाद एक्चुअल केस देखते हैं कि कैपेसिटर किस कंडीशन में पावर को एब्जॉर्ब करेगा, कब पावर को लॉस करेगा। वी विल सी ऑल दैट थिंग्स। बिफोर दैट कॉपी ऑल दिस प्लीज क्विकली। Okay, now let's try to understand what actually the capacitor will do when do pass the AC current। क्यों पावर जो है वो 0 रहता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर वोल्टेज ले लिया है जो वेरी हो रहा है एज पर द साइन कर्व, राइट। मैंने यहाँ पे ले लिया है आपका करंट भी, जो करंट आपका लीड कर रहा है, एंड करंट विल फॉलो द कॉस कर्व जो हमने जस्ट अभी ड्रॉ किया था। अब आप सबसे पहले इस इंटरवल में देखो बच्चों, 0 से t/4 में मैं एक छोटा सा सर्किट भी नीचे बनाता जाऊँगा साथ साथ में, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग शुड रिमेन वेरी क्लियर। दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज द AC सोर्स, राइट। अभी कोई करंट है नहीं, धीरे धीरे आप देख सकते हो व्हाट इज हैपनिंग। ये आपका करंट का ग्राफ है, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, राइट। कौन सा वोल्टेज है, ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC। अब हो क्या रहा है, देखो बच्चों, करंट जो है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम है और धीरे धीरे करंट जो है वो डिक्रीज होकर 0 तक पहुंचेगा, राइट। एट द सेम टाइम कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है ना, मतलब कैपेसिटर इज चार्जिंग इनिशियली, राइट। कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, तो लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे करंट आपका पॉजिटिव है, ऊपर है ना करंट, तो करंट का वैल्यू पॉजिटिव है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लेट्स से करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज बनेगा, मतलब यहाँ पे आपका वोल्टेज भी कैसा है, पॉजिटिव है। वी विल कंसिडर व्हेन दिस A प्लेट इज पॉजिटिव, B प्लेट इज नेगेटिव, दैट इंडिकेट पॉजिटिव वोल्टेज। आप यहाँ भी देख सकते हो वोल्टेज का ग्राफ ऊपर है, मतलब यहाँ पे करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज पावर क्या होता है, V × I। तो पावर भी पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे आपका पावर क्या होना है, कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इज चार्जिंग। अब जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो वो क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द पावर, राइट। तो यहाँ पे आपका पहले टर्म के अंदर पावर कैसा है भाई, पॉजिटिव है। तो दिस इज द पावर विच रिमेन पॉजिटिव इन द फर्स्ट साइकिल, दिस इज द ग्राफ ऑफ पावर, ओके। अब आ जाइए बच्चों, व्हाट विल हैपन इन दिस पीरियड। आप सिंपल सा देखिए, करंट का ग्राफ नीचे चला गया है, तो करंट इज नेगेटिव, मतलब करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, करंट इज नेगेटिव। वोल्टेज अभी भी ऊपर है, तो वोल्टेज अभी भी आपका पॉजिटिव है। तो इन द नेक्स्ट साइकिल करंट नेगेटिव हो चुका है, नीचे है, वोल्टेज अभी भी ऊपर है, तो वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पावर होता है V × I, माइनस इंटू प्लस, दैट इज माइनस। तो
तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर क्या होता है भाई, डिस्चार्ज होने वाला है। हाउ विल यू एक्सप्लेन इट हियर? तो ये आपका कैपेसिटर था, वो अभी पहले पूरा चार्ज हो चुका है, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, करंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो चुका है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो वो पावर को वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा और सोर्स को वापस दे देगा। पावर इज रिलीज बैक, राइट। वो सोर्स को वापस पावर दे देगा, धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। समझे इतना आप? चलिए, तो यहाँ पे आपका पावर नेगेटिव रहेगा, तो यू कैन इंडिकेट इट लाइक दिस इज द नेगेटिव पावर इन दिस साइकिल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल में आप देखो, आपका करंट का लाइन नीचे है, मतलब नेगेटिव है, वोल्टेज भी नीचे आ गया, बोथ आर नेगेटिव। तो करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस पावर पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉइंट आते आते कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। अब धीरे धीरे वापस कैपेसिटर चार्ज होगा, बट पोलैरिटी इन्वर्स हो जाएगी अब, बिकॉज एसी करंट है ना। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सी दिस वेरी क्लियरली। करंट अभी भी नेगेटिव ही है, मतलब करंट का डायरेक्शन बदला नहीं है, करंट जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है। पहले करंट ने क्या किया, कैपेसिटर को धीरे धीरे डिस्चार्ज किया, अब अपोजिटली चार्ज करना चालू करेगा। तो ये क्या होगा, अब अपोजिटली चार्ज होगा। तो ये प्लेट आपका नेगेटिव बनेगा और ये प्लेट पॉजिटिव बनेगा, ये प्लेट नेगेटिव बनेगा। देखिए अपोजिट हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया, प्लेट का पोलैरिटी क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, जैसे यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इज चार्जिंग। तो आप समझ लेना, एनर्जी वापस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को लेने वाला है, तो वापस आपका एनर्जी या पावर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। चलो लास्ट पार्ट में आ जाओ। करंट देखो वापस अब ऊपर आ चुका है, करंट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया है, तो करंट ऊपर आ गया। तो नाउ करंट इज पॉजिटिव, वोल्टेज अभी भी नीचे ही चल रहा है, वोल्टेज इज नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, राइट। तो यहाँ पे लास्ट के अंदर क्या होने वाला है आपका, समझो। अब करंट ने अपना, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका था और करंट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है, राइट। अगर करंट अपना डायरेक्शन बदल लेगा तो वापस ये कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, तो कैपेसिटर को अपना प्लस चार्ज दे देना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज जब होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को वापस रिलीज करने वाला है। तो यहाँ पे आपका पावर या एनर्जी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यू कैन सी इन एंटायर वन टाइम पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल एंड थर्ड क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर साइकिल में वापस कैपेसिटर एनर्जी को रिलीज कर देगा। एंड दैट इज वाई कोई ओवरऑल पावर या एनर्जी का लॉस होता नहीं है, एंड दैट इज वाई कैपेसिटर कैन पास द एसी करंट विदाउट एनी पावर लॉस। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड। ओके, मे बी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट एनीवन कैन गिव विदाउट एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, राइट। टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे साइन में गलती किया हुआ है, राइट, बहुत सारी गड़बड़ है टेक्स्ट बुक के अंदर, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड। चलिए कॉपी करिए, इसके बाद कैपेसिटर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं ऑन द वे। चलिए कैपेसिटर से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल नंबर 7.3, एंड द क्वेश्चन इज दैट अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। तो व्हाट यू हैव अ लैम्प, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर C। ओके, चलिए प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप इसके साथ डीसी कनेक्शन लगाओगे तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर आप इस कनेक्शन के साथ एसी सप्लाई लगाओगे तो क्या होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट। चलिए व्हाट हैपन्स इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। चलिए दोनों केस में क्या होगा, व्हाट हैपन्स इन ईच केस if capacitance C is reduced. This is DC supply voltage while this is AC supply voltage. Now let us try to understand. Okay, तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर DC सप्लाई वोल्टेज होगा तो जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक ही वो करंट को फ्लो करने देगा। वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, उसके बाद वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। तो स्टार्टिंग में जब करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग, उतने टाइम तक बल्ब में से भी करंट जाएगा एंड द बल्ब विल ग्लो। वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि फॉर डीसी सप्लाई बल्ब
only glow for very short time till capacitor charge completely. कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तब तक आपका बल्ब ग्लो करेगा, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा, राइट. आफ्टर दैट बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग, क्योंकि करंट ही बंद हो जाएगा उसके बाद तो, राइट. अब एक बार आपका करंट बंद हो चुका है, उसके बाद आप कैपेसिटेंस को बढ़ाओ या घटाओ, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्ब जलने वाला ही नहीं है, बिकॉज करंट आएगा ही नहीं, राइट. तो वी कैन राइट हियर डिक्रीज इन कैपेसिटेंस विल हैव नो इफेक्ट. Decrease in capacitance will have no effect. Decrease in capacitance will have no effect on glow of bulb, क्योंकि बल्ब जलने वाला ही नहीं है. Now what will happen in the case of AC current? चलिए AC करंट में आपको पता है कैपेसिटर कंप्लीटली करंट को रोक नहीं सकता है, तो बल्ब आपका ग्लो करने वाला है. तो इन द केस ऑफ AC, for AC supply voltage you can write bulb keep on glowing. okay, but अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चों, if capacitance is decreased, अब यहाँ पे कुछ खेल होगा. क्या होगा देखो, अगर कैपेसिटेंस आपने डिक्रीज किया, if the C is decreased, what is XC? XC is 1 by omega C. That is the resistance offered by the capacitor, or you can say that is capacitive reactance. So if the C is reduced, XC will increase. So if the C is decreased, capacitive reactance will increase. Right? अगर बच्चों ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ गया, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो डेफिनेटली इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो इसको बेचारे को कम वोल्टेज मिलेगा, राइट. सो वी कैन राइट हैंस voltage drop across the capacitor also increased. इससे क्या होगा, इससे बल्ब को कम वोल्टेज मिलेगा, hence bulb will get less voltage. अगर बल्ब को कम वोल्टेज मिला तो उसका पावर भी कम हो जाएगा, मतलब बल्ब का जो ग्लो है वो थोड़ा डीम हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर द बल्ब शाइन विल डिक्रीज. बल्ब का जो शाइन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, या बल्ब का जो ग्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा अगर आपने ये कैपेसिटेंस को डिक्रीज किया तो, राइट. एसी वाले में, डीसी वाले में तो बल्ब 1-2 सेकंड के लिए जलेगा, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा. यहाँ पे बल्ब जलता रहेगा, बट अगर ये कैपेसिटेंस घटाया तो बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगा. चलिए एग्जाम्पल नंबर 7.4 देखते हैं. सवाल कहता है कि अ 15 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स. तो यू हैव द कैपेसिटेंस C इक्वल टू 15 माइक्रो इज 10 पावर -6 फैराडे. यू हैव कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट. मैंने पहले ही कहा था आपको, जो भी वोल्टेज दिया होगा वो RMS होगा. सो RMS वोल्टेज गिवन इज 220 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 हर्ट्ज. चलिए, ये आपका AC सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है. फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सबसे पहले आपको फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा. ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट. ओके, तो पहले फाइंड कर लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 by omega C. Omega is 2 pi f, simple formula. Into C you have value of frequency, value of C, put the both value here, and on solving it you will get this as 212. Reactance काम करता है ये resistance का, that's why it is omega in unit, right. चलिए, अब आपको क्या कहा गया है, if you double the frequency what will happen. डबल ही कहा है ना. चलिए, if the frequency is doubled, if omega is doubled, चलिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया आपने, एफ भी लिख सकते हो, ओमेगा भी लिख सकते हो. सो व्हाट विल हैपन, नया जो आपका एक्स सी डैश है वो क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा डैश सी होगा ऐसा. और जो आपका ओमेगा डैश है वो डबल हो चुका है, तो यहाँ पे ओमेगा डैश की जगह आप लिखोगे 2 ओमेगा. ओमेगा डैश क्योंकि आपका डबल हो चुका है तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे, 2 ओमेगा. बहुत सिंपल है, दैट इज़ 1/2 1 by ओमेगा सी.
1/ωc आपका ओरिजिनल XC था, राइट। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा को, तो अगर ओमेगा डबल होगा तो रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा बिकॉज इन्वर्स है, वेरी सिंपल, राइट। तो 212 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा ये 106 ओम हो जाएगा। चलिए, व्हाट विल हैपन विद द करंट, तो अगर रिएक्टेंस हाफ हो चुका है तो करंट डबल हो जाएगा, राइट, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट को इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि फाइनली आप यहाँ पे लिख देना बच्चों एंड में कि हियर एज XC is halved the current will be doubled, करंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा। लेट्स सी क्या करंट का वैल्यू फाइंड करना है, ये खाली स्टेटमेंट लिखना था। ओके चलिए, आपको करंट का वैल्यू भी फाइंड करना है, लेट्स फाइंड इट आउट। बहुत सिंपल सा है, तो हम क्या करेंगे, करंट का वैल्यू निकालना है ना आपको। चलिए, तो करंट का आपका वैल्यू हो जाएगा I इक्वल टू, क्या होता है भाई, करंट होता है V बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है XC डैश, सो विल कीप इट XC डैश, I इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ ही यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सा, राइट। चलिए, वोल्टेज कितना दिया है आपको, वोल्टेज का RMS वैल्यू है 220, तो यहाँ पे आपको करंट का भी RMS वैल्यू मिलेगा, राइट। XC डैश का वैल्यू है 106। चलिए बच्चों, सिंप्लीफाई करना, आपका ये आंसर आएगा, ये तो स्टार्टिंग का वैल्यू है, लेट मी फाइंड इट आउट कितना होगा वैल्यू। शायद आपको दोनों केस के अंदर करंट फाइंड करने को कहा गया बच्चों, इस केस के अंदर भी आपको करंट फाइंड करना है, तो पहले ओरिजिनल फाइंड कर लेते हैं। इस केस के अंदर भी आपको करंट फाइंड करने को कहा गया है, सो लेट्स फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू फर्स्ट। दिस इज 212 ओरिजिनल करंट ना, ये स्टेटमेंट आप लास्ट में लगा देना कि अगर XC को आपने हाफ किया तो करंट डबल हो जाएगा, ये आप लास्ट में लगा देना। अब पहले ओरिजिनल करंट फाइंड कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया कुछ है और पूछा कुछ है, ऐसे ऐसे बातें बोलो टेक्स्ट बुक में उल्टी फुल्टी। ओके, दिया कुछ है टेक्स्ट बुक में और पूछा कुछ है, ठीक है। चलिए, तो ओरिजिनल इज इक्वल टू IM VM। चलिए, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, फटाफट लिखूँगा 1.04 एम्पियर, ये RMS वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है भाई, ये आपका RMS वैल्यू है। तो अगर आपको पिक वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे भाई, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √2 टाइम्स RMS वैल्यू, बिकॉज RMS क्या होता है, मैक्सिमम बाई √2, तो मैक्सिमम इज √2 इंटू RMS, इसके साथ इंटू √2 करना, आपका आंसर आएगा 1.47 एम्पियर, दिस इज I मैक्सिमम। तो सर्किट में इतना मैक्सिमम करंट होगा, मतलब आपका जो करंट है वो प्लस 1.47 से लेके माइनस 1.74 के बीच 47 के बीच में घूमता रहेगा, राइट। करंट क्या होगा बच्चों, करंट प्लस 1.47 से माइनस 1.47 के बीच में वेरी करेगा, और करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 जितना आगे होगा, ये भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो अब तो मेरे पास जगह जगह नहीं बची है, वेयर शुड आई राइट इट। ओके, ऊपर आपको दिखेगा टॉप में, अब एंड में यहाँ पे लिख देना, आया यहाँ से साफ निकला, यहाँ पे आप लिख देना करंट वेरीज फ्रॉम प्लस 1.47 टू माइनस 1.47 एम्पियर एंड लीड वोल्टेज बाई π/2, वो वोल्टेज को π/2 जितना फेस में लीड करेगा। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैंने स्टेटमेंट बोले ही ऑलरेडी, करंट प्लस 1.47 से माइनस 1.47 के बीच में वेरी करेगा, और करंट जो है वो π/2 जितना वोल्टेज से आगे रहेगा। ओके, और लास्ट में आप स्टेटमेंट लगा देना कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो आपका जो XC है वो हाफ हो जाएगा और करंट जो है वो डबल हो जाएगा, बिकॉज XC आधा हो चुका है, रेजिस्टेंस आधा हो चुका है, तो करंट विल बी डबल्ड। तो यू कैन राइट या करंट इज डबल्ड, इसी के साथ लिख दो ना आप, नहीं तो आप गड़बड़ाते रह जाओगे। करंट इज डबल, राइट। चलिए, ओके, तो दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल, एग्जांपल नंबर 7.4। एक और थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वी विल डू दैट, बट बिफोर दैट फिनिश इट प्लीज। ओके, चलिए, इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक और न्यूमेरिकल देखेंगे 7.5 नंबर का, दैट इज एक्चुअली न्यूमेरिकल ऑफ द इंडक्टर। वो इंडक्टर का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू अ की एज शोन। सो here there is a bulb, there is an inductor, that is a coil, right? चलिए, and it is connected with some AC supply voltage, okay, with some switch का कोई काम नहीं है। The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the conductor। आपने क्या किया, इस इंडक्टर के अंदर आपने आयरन के रॉड को इंसर्टेड किया, लेट्स से इट इज आयरन रॉड
and after some time you are inserting this iron rod inside this inductor. ठीक है, you want to find the glow of the light bulb increases, decreases or is remained unchanged as the iron rod is inserted. Give your answer with reason. तो आप जब ये आयरन रॉड को इंसर्ट करोगे तो ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, कि फिर उसके ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं आएगा. दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू फाइंड. लेट्स आंसर दिस. तो वॉट इज गोइंग टू हैपन हियर इज व्हेन आयरन रॉड इज rod is inserted in inductor, तो डेफिनेटली आयरन का जो रॉड है दैट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट. उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट. तो इसकी वजह से आपका जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा. तो वी कैन राइट व्हेन द आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर, इंडक्टेंस विल इंक्रीज, इंडक्टेंस विल इंक्रीज, राइट. आपका जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल विच इज़ ओमेगा इंटू एल, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया तो इधर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा. अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो इसको कम वोल्टेज मिलेगा. अगर इसको कम वोल्टेज मिला तो इसका ग्लो भी कम हो जाएगा, राइट. तो डेफिनेटली एज एक्सएल इज इंक्रीजिंग the voltage drop across the inductor increase, voltage drop across inductor increase, which decrease the voltage drop across bulb, which decrease voltage drop for bulb. तो बल्ब का अगर वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया तो बल्ब का जो ग्लो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. The glow of bulb is going to decrease. So this is how you can explain the numericals, right? चलिए, तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है कि what happen when you apply AC supply voltage to the capacitor. ओके, चलिए कॉपी करेंगे इसको क्विकली अगले पार्ट में. मतलब अभी हम करने जा रहे हैं LCR AC series circuit that is very 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 important for all the kind of exams. Okay, let's see.